नमस्कार सर, शुरू करें। हाँ, हमें लगता है शुरू कर दीजिए। हमारे शर्मा जी तो बहुत पहले जी से आए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर नमस्कार। मैं डॉक्टर नूरुल हसन, इग्नू रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से हूँ। और मैं डॉक्टर साहब, आज जैसे कि मालूम है कि हम लोग के एक वेबिनार जो है इसकी एक भारतीय राष्ट्रीय भाषा जो है हमारी, उसके उपलक्ष्य में हम एक पूरा महीना जो है ये करना था हमें। उसके उपलक्ष्य में हमने कई वेबिनार कराए हैं और एक अंत में एक वेबिनार जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर करना है, जिसमें कि हमें आज जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी, जिसमें जिसके मुख्य वक्ता हमारे, मैं उनका स्वागत करता हूँ ये रीजनल सेंटर के बिहाफ पर। और प्रोफेसर जगदीश पुष्पा जी जो है, शर्मा जी जो हैं, वो आप सब लोगों को याद हो कि इन्होंने इग्नू जो है पहले एज ARD ज्वाइन किया। आप शिमला में रहे, फिर उसके बाद आप जो है स्कूल और ट्रांसलेशन स्टडीज़ इग्नू में प्रोफेसर रहे। वहाँ के पद से जो है आप ने वहाँ पे रिटायरमेंट हुआ है। और हिंदी में इनकी पकड़ और इनके जो काम रहा है वो बहुत ही एक उत्साहवर्धक और एक हर जगह उसको जो है माना गया है। तो इसके साथ ही ये जो है मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हम सब लोग उनके इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे, आशा है। और एक जानेंगे कि हम अपने हिंदी भाषा में, या भाषाएं जो हमारी हैं, राष्ट्रीय भाषाएं जो 15 हैं जो भी शेड्यूल में, या उसमें हम किस तरह अपने प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, मैं अपने वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर भानु प्रताप सिंह से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का फॉर्मली वेलकम करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। थैंक यू डॉक्टर नूरुल जी। मेरे लिए विशेषकर और क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के लिए भी एक हर्ष का विषय है। चर्चा हो रही थी कि हम किनको आमंत्रित करें, तो मुझे डॉक्टर जगदीश शर्मा, प्रोफेसर जगदीश शर्मा के अलावा कोई नाम सूझा नहीं। क्योंकि ये हमारे अपने हैं। मुझे आज भी याद है कि जब शर्मा सर डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे तो हमने तो तभी ज्वाइन किया था विश्वविद्यालय। उस समय से लेकर अब तक आप प्रेरणा के स्रोत रहे हैं सर। तो मैंने तेजपाल जी से कहा कि सर से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस विषय पर, या पार्टिकुलर जो हमारी जब भारतीय भाषाओं की अगर हम बात करें, या इसमें अगर प्रौद्योगिकी की बात करें, चूँकि शर्मा सर का अगर आप प्रोफाइल देखें तो इनके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि आप बहुत लंबे समय तक क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के अंतर्गत बहुत सारे रीजनल सेंटर्स पर आपने काम किया है। इसीलिए मैंने तेजपाल जी से कहा कि आप जगदीश शर्मा सर को ही एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और जी, हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ सदैव इसी तरह से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मुझे लगता है कि क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ पे, चूँकि आपको हम समय समय पर हम आपको एक तरह से कहें कि हम आपको परेशान करते रहते हैं कि सर इस एक्टिविटी को भी देख लीजिए और इस एक्टिविटी को भी देख लीजिए। तो शर्मा सर का सहयोग हमेशा मिलता रहा है और उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सर। जी, तो जैसा कि विषय है भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी का महत्व, तो सर इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें, ताकि हम और हमारे जो स्टाफ सदस्य हैं वो सभी लाभान्वित हो सकें। जी। शर्मा सर, थैंक यू। मेरे परम मित्र डॉक्टर भानु जी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़, और मेरे साथी डॉक्टर नूरुल हसन जी, आपके बारे में बहुत बार बात होती रही है, आज रूबरू भी मिल रहे हैं। और अब
इसलिए ये अच्छा लग रहा है कि आपसे भी मुलाकात हो रही है। धन्यवाद सर। तेजपाल जी से भी लंबा रिश्ता है, बहुत सालों से संपर्क में है, और कमोवेश हमारे जितने क्षेत्रीय केंद्र के हमारे सभी कर्मी हैं तो उनसे गाहे अब गाहे संपर्क प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में बना ही रहता है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार कि खास तौर पे सिंह साहब का कि आपने इस लायक समझा कि हम इस बात पर, इस विषय पर बातचीत करें, और एक ऐसे विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं जो असल में विषय नहीं है। शर्मा सर, एक छोटा एक लिबर्टी मैं भी लेना चाहूँगा हाँ हाँ जी। कि आज हमारे परिवार में एक सदस्य और ज्वाइन किए हैं जिनका आप फोटो देख रहे होंगे, श्वेता भड़ू। हाँ जी जी, तो बिल्कुल। क्योंकि नमस्कार। ये परिवार में आज ही ज्वाइन किए हैं तो मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। जी अ, जी, ये आज ही ज्वाइन बहुत किए हमारे यहाँ पर सहायक कुल सचिव के रूप में। ओ बहुत बहुत बधाई आपको, और इस इग्नू परिवार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं समझता हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा परिवेश मिला है, बहुत ही जो अनुभवी और साथ ही साथ में एक मानवीय मूल्यों की कदर करने वाले आपके साथी हैं। सभी लोग बहुत ही सहयोग करने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा इस क्षेत्र के अंदर पर काम करके, और कुल मिलाकर के इग्नू परिवार के सदस्य होने पर आप निश्चित रूप से गर्व करेंगे। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू। जैसा मैं कह रहा था कि ये भारतीय भाषाओं की चर्चा हो रही है, और भारतीय भाषा उत्सव एक बड़ा पर्व है। एक पर्व इसलिए है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम अपने स्व की बात करते हैं, अपने निज की बात करते हैं। स्व और निज इसलिए मैंने यहाँ रखे दो शब्द कि असल में बिना भाषा के हमारी कोई पहचान नहीं होती। भाषा ही हमें पहचान देती है, और भाषा जिस समाज की, जिस समुदाय की नहीं होती, उसे एक तरह से बेजुबान कहा जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। मुझे थोड़ी सी अगर आप छूट दें तो मैं एक दो पंक्तियां भारतेंदु जी की उद्धृत करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने अपनी चिंता तो जाहिर की ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय कर दिया कि असल में उन्नति और विकास और ये सब कुछ जो भौतिक कुछ है, इसके मायने क्या हैं और अपनी पहचान के लिए क्या होना हमारे पास आवश्यक है। तो उनका बड़ा बहुत ही लघु जीवन वृत्त रहा है। लगभग 35 वर्षों की आयु में जो कुछ उन्होंने लिखा, पढ़ा और जो हमें छोड़ गए, वो बड़ा ही अनुकरणीय है। तो आप सब लोग शायद इस एक कविता छोटी सी उन्होंने रची थी, उसका पहला जो बंद है उसमें उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटत नहीं, हिया को सूल। बड़ी मार्मिक बात कही, बड़ी बुनियादी बात कही कि उन्नति क्या है। अगर निज भाषा की उन्नति होती है, वास्तव में वही हमारी उन्नति है, क्योंकि जितनी भी भौतिक संपदा है ये सब अपनी भाषा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। अगर हमारे पास भाषा नहीं होगी तो हम ना तो उन्नति कर सकते हैं, उसका सपना भी नहीं देख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात भाषा से जुड़ी हुई है या निज भाषा या स्वभाषा के संदर्भ में कही जाती है, वो ये है कि ये व्यक्ति को अस्मिता प्रदान करती है, एक आइडेंटिटी देती है। आपने देखा होगा, अक्सर हम कहते हैं कि मैं पंजाब से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मराठा हूँ। किस लिए हैं आप मराठा? क्योंकि आप मराठी भाषी हैं, आप मराठी भाषा बोलते हैं। हम भारतीय हैं इसलिए कि हम हिंदी भाषा बोलते हैं। तो एक बड़ी ही बुनियादी बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी तब तक मेरे हृदय में जो सूल है, जो पीड़ा है, वो समाप्त नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आह्वान है। तो मैं भारतेंदु जी की पावन स्मृति को नमन करते हुए अपनी बात को और आगे बढ़ाऊंगा।
भाषा क्या है, मैं इसलिए ये बात रखना चाहता हूँ कि जब हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बोलबाला आज है। तो भारतीय जो हमारी भाषाएं हैं उनके क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग सब न केवल होना ही चाहिए, बल्कि मेरा अपना मानना है कि सबसे अधिक प्रबलता से उसमें होना चाहिए। भाषा को कुछ लोगों ने कहा कि ये ईश्वरीय देन है, और कुछ लोगों ने इसमें जोड़ा कि नहीं, ईश्वरीय देन के साथ साथ ये अर्जन की भी वस्तु है, मतलब इट इज अर्नड। वस्तु इसलिए है कि एक कमोडिटी है, और कमोडिटी किसकी है? समाज के उपभोग की है। लैंग्वेज इज कमोडिटी ऑफ द सोशल कंजम्पशन। मैंने अभी बात की कि अगर भाषा नहीं है तो किसी भी समाज की अस्मिता नहीं है, यानी उसको हम समाज कह ही नहीं सकते। और जब किसी समाज की सत्ता नहीं होती तो उसकी संस्कृति भी नहीं होती। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम समाज की कल्पना करते हैं, समाज को एक प्रतिनिधित्व देते हैं, तो उस समाज की अपनी संस्कृति होती है, और उस संस्कृति की अभिव्यंजना, उसका घोष उद्घोष उस विशिष्ट समाज की भाषा से होता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी विशिष्ट समाज की बात करते हैं तो उस समाज की भाषा के संदर्भ से ही करते हैं। सबसे पहली जो चर्चा में एक बात आती है वो उस समुदाय की, उस समाज की, उस संस्कृति की भाषा की होती है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि भाषा बहुत ही बुनियादी और अनिवार्य वस्तु है। हालांकि ये अमूर्त है, मूर्त नहीं है। ये हमारे सामने मैनिफेस्टेड रूप में नहीं होती, अमूर्त है, और ऐसे ऐसे काम करती है कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अमूर्त होने के बावजूद इसकी इतनी सशक्त उपस्थिति बनी रहती है कि किसी भी व्यक्ति या समाज से अगर उसकी भाषा छिन जाती है तो उसकी जो अस्मिता है, उसका जो गौरव है वो छिन जाता है, उसकी पहचान मिट जाती है। अगर हम अपने स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई है, उसका जो संघर्ष है, उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें तो आपने देखा होगा कि समय समय पर भारतीय भाषाओं पर कुठाराघात होता रहा है। खुद ब्रिटिश शासकों ने शुरू में ही अनुभव किया कि जब तक भारतीय भाषाओं को कुंठित नहीं किया जाएगा तब तक भारतीयों को शासित नहीं किया जा सकता। एक रणनीति के तहत हमारी भाषाओं को डाउनग्रेड किया गया, उन्हें एक तरह से अपमानित किया गया, और उनकी जो एक सदियों पुरानी एक विरासत थी, उनकी जो एक गौरवशाली परंपरा थी, उससे हटाने का एक प्रयास किया गया। लेकिन भारतीय भाषाएं, चूंकि संस्कृत उन सभी का उत्स है, स्रोत है, अजस्रता बनी हुई है, इसलिए उनको हटाना संभव नहीं है। असल में भारतीय भाषाएं या हमारी भाषा, मैं भारतीय शब्द को भी इतना प्रयोग में नहीं लाना चाहता, मैं कहता हूँ हमारी भाषाएं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं तो हमारी भाषाओं की चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप भारतेंदु जी की बात कहें तो उन्होंने निज भाषा की बात कही। निज भाषा अभी बात हो रही थी कि संविधान सम्मत 22 भाषा है जो संविधान के 8वें अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा 6 और भाषाओं को मान्यता देने का प्रयास चल रहा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि कुल हमारे देश में 22 ही भाषाएं? ऐसा नहीं है। इंद्रनाथ चौधरी एक बहुत बड़े भाषाविद हुए हैं। उन्होंने अपने सर्वेक्षण में कहा था कि लगभग 1627 भाषाएं आज भी इस देश में हैं, और उन सब में कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत, संवाद, विचार विनिमय होता है। फिर भी मोटा मोटी अगर जो हाल ही के सर्वेक्षण को लिया जाए तो लगभग 258 हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, जो करीब करीब 150 के लगभग 156 के लगभग भाषाओं के अलग अलग वर्गों में समाहित होती हैं। तो कहने का मेरा भाव ये है कि भाषाई संसार अनंत है। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी जन भाषा सर्वेक्षण, जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर GN देवी के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण संपन्न हुआ, उसमें लगभग 740 भाषाओं का डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण हुआ। तो आप देख लीजिए कि भाषाई संसार कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। और जाहिर है कि कोई एक व्यक्ति सभी भाषाओं को नहीं जान सकता। हाँ, इसके बावजूद कि हम सब लोग एक से अधिक भाषाएं जानने वाले हैं, हम सब लोग पॉलीग्लोट्स हैं।
हम घर से ही, जन्म से ही हम कुछ भाषाएं सीख जाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इस सब के होने के उपरांत भी हम सभी भाषाओं को ठीक से नहीं समझ सकते। सभी भाषाओं में क्या है, उनमें किस तरह की ज्ञान परंपरा है, क्या ज्ञान की संपदा है, किस तरह की रीति रिवाज हैं, किस तरह के व्यापार विनिमय के सूत्र हैं, किस तरह की आर्थिकी के सूत्र हैं, ये सब जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम दूसरी भाषाओं में जो ज्ञान की संपदा है, जो सांस्कृतिक प्रौढ़ता है, उसको हम ठीक से जानें। असल में भाषा करती क्या है, ये भी एक बुनियादी प्रश्न है, क्योंकि कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि हम इस चर्चा को इतना सार्थक क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा एक ऐसी वस्तु है जो 3 काम, बड़े बुनियादी काम करते हैं। बुनियादी काम ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये व्यक्ति और समाज और संस्कृति को पहचान देती है, उसकी आइडेंटिटी स्थापित करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, ये फंडामेंटल नीड है हमारी। बिना भाषा के हम अपने विचार, अपनी संवेदना, अपने भावों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि केवल भाषा ही एकमात्र वस्तु या साधन ऐसा है जिसके माध्यम से हम समाज की कल्पना करते हैं, जिसके माध्यम से हम देश की कल्पना करते हैं, जिसके माध्यम से हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। भले ही दूसरी भाषाओं में लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन हम उन तक पहुंचने के कुछ न कुछ रास्तों को खोज ही लेते हैं। तो कहने का भाव ये है कि भाषा ही व्यक्ति, समाज, प्रदेश, देश, राष्ट्र और विश्व का निर्माण करती है। एक बात तो ये भाव, विचार, सूचना, संवेग, संवेदना इत्यादि की वाहक है, कैरियर है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम जो भाषा करती है, वो करती है ये ज्ञान का माध्यम है। किसी एक भाषा में किस तरह की ज्ञान संपदा है, इसका एकमात्र जानने का स्रोत भाषा है। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात भाषा के संदर्भ में है, वो ये है कि ये हमारी संस्कृति और संस्कार की धरोहर, संस्कृति और संस्कार इसी में ही निहित हैं, इसी के माध्यम से वे आगे बढ़ते हैं। तो भाषा क्या करती है, हमें एक दूसरे से जोड़ती है। भाषा अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। क्या हुआ विगत में, अगर भाषा नहीं होती तो हमारे पास अपना अतीत नहीं होता। तो अतीत को वर्तमान से जोड़ती है और वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है, क्योंकि आज जो कुछ हम दस्तावेज बनाएंगे, जो कुछ हम लिखेंगे, जो कुछ हम पढ़ेंगे, जो कुछ हम करेंगे, भविष्य में वो भाषा ही एकमात्र वस्तु है या साधन है जिसके माध्यम से वह संरक्षित और संवर्धित रहेगी। तो व्यक्ति के चिंतन को ये आयाम देती है, व्यक्ति के चिंतन को ये अपने पूर्व चिंतन से जोड़ती है और उसको भविष्य के लिए संरक्षित करती है। यानी कहने का भाव ये है कि ये विचार को स्थायित्व देती है और विचार को संरक्षित करती है। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम मनुष्य के जीवन से विचार, भाव, संवेग, संवेदना को हटा दें तो मुझे लगता है कि उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। तो इतने बुनियादी काम जब भाषा करती है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं एक और बिंदु पर आपको ले जाना चाहूँगा कि भाषा बड़ी एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु है। ये इसलिए जानना आवश्यक है कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है, ये इसी जो संकल्पना है भाषा की, इसमें निहित है कि क्यों हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी पे हम आएंगे थोड़ी देर में। तो मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि भाषा क्या है। भाषा की अगर एटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति कही जाए तो भाष धातु से, जिसको बोलने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उससे भाषा शब्द बना है। भाषा बड़ी यादृच्छिक होती है या आर्बिट्रेरी, बहुत यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब मनमानी, जैसी मर्जी उधर को मुड़ जाती है। आपने देखा होगा कि भाषा की जो प्रवृत्ति है, इसके बारे में कहा गया कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले वाणी। अब 4 कोस पर निश्चित रूप से हमारी जो भाषा है, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं कि जब हम बोली की बात करते हैं तो बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बोली में भी साहित्य होता है। पहले बड़े लंबे अरसे तक इस बात पे डिबेट हुआ
कि बोली जो है भाषा की एक उप स्वरूप होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए इस बिंदु को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलती से बोली कह दूं तो आप कृपया ये ना समझें कि ये भाषा की आश्रित या भाषा के अधीन कोई जो एक व्यवस्था है। बोली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की भाषा। दोनों का क्षेत्र अलग हो सकता है, स्वरूप में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन बहुत सारी हमारी बोलियां कई भाषाओं से अधिक समृद्ध हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भोजपुरी। भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में स्थान अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भारत के संदर्भ में वैश्विक भाषा है वो भोजपुरी है। पूरे वेस्ट इंडीज जो कॉन्टिनेंट में, मॉरिशस में, इसके अलावा फिजी, गोयाना और बहुत सारे जो राष्ट्र हैं वहाँ बड़े पैमाने पर भोजपुरी का प्रयोग होता है। लेकिन अब हम उसको कहाँ रखें? तो अगर हम 8वें अनुसूची की ही भाषाओं को भाषाएं माने तो शायद ये हमारी जो दूसरी बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं जो 8वें अनुसूची में तो नहीं है, लेकिन उनमें बड़ा व्यापक साहित्य है, बुनियादी साहित्य है, मौलिक साहित्य है, तो उनसे थोड़ा अन्याय हो जाएगा। इसलिए मैं बोली और भाषा के बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन ना करते हुए अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि बोली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की भाषा, और दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। बहरहाल इस थोड़ी सी चर्चा से मैं आगे जाऊं तो मैंने ये कहा था कि भाषा, अब एक और पक्ष में यहाँ आपके सामने स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं इसलिए कि कभी कभी जब हम बात करते हैं तो हम किसी शब्द को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नाम से उद्धृत कर देते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। भाषा बड़ी यादृच्छिक है, मैंने कहा आर्बिट्रेरी है। इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि ये अपने व्याकरण के नियमों को तोड़ करके चलना चाहती है, क्योंकि समाज सदैव व्याकरण की पुस्तक को जेब में रख के तो नहीं चलता है। इसलिए जैसे अच्छा लगता है वैसे ही भाषा का स्वरूप ढल जाता है। मैंने एक शुरू में बात कही थी कि लैंग्वेज इज कमोडिटी ऑफ द सोशल कंजम्पशन। भाषा समाज के उपभोग की वस्तु है, इसलिए भाषा का स्वरूप समाज की जरूरतों के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे जैसे समाज की जरूरतें बनती हैं वैसे वैसे भाषा का स्वरूप बन जाता है। अन्यथा ना ले तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में मेट्रो रेल के आने के बाद बहुत सारे मेट्रो से जुड़ी शब्दावली भाषा में आ गई। हालांकि उसका कोई मेट्रो शब्द अपने आप में इसका एक उदाहरण है। अब मेट्रो तो बड़े शहर का नाम होता है, बड़े नगर के लिए मेट्रो शब्द बड़े अरसे से प्रयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन रेलवे के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ स्थानीय यातायात के लिए। बड़े शहरों में जो नई व्यवस्था की गई उसको हमने मेट्रो कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिल्ली में व्याकरण के नियमों को थोड़ा सा अनदेखा करते हुए एक शब्द पूरे देश में ही और खासतौर पर युवा पीढ़ी के प्रयोग में आ रहा है। मैंने किया नहीं है, मैंने करा है, और बड़े अवसरों पर आपने इस शब्द का प्रयोग होते हुए देखा होगा। व्याकरण सम्मत प्रयोग नहीं है, लेकिन भाषा की रवानगी और प्रवाह को देखते हुए हो रहा है इसका प्रयोग। तो क्या करें? ये भाषा की प्रवृत्ति है। भाषा इसीलिए जीवंत है, भाषा इसीलिए सतत आभाषित होती है, वो हमेशा खुशबूदार बनी रहती है, ओजस्विनी और तेजस्विनी रहती है, क्योंकि वो अपने कूलों को, अपने तटों को तोड़ती जाती है, और तट जो है व्याकरण निर्धारित करता है, और भाषा समाज की आवश्यकता को सामने रखते हुए उसको तोड़ती जाती है। बड़ी डायनामिक है, परिवर्तनशील है, बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती है और बहुआयामी है। हम एक शब्द कहेंगे, उसके अनेकों अर्थ समाज में उसके निकाले जा सकते हैं। तो ये भाषा की क्षमता है, ये भाषा का आप गुण ही कहेंगे, क्योंकि अगर भाषा परिवर्तनशील होने की क्षमता नहीं रखती, आयामी नहीं होती, अब यादृच्छिक नहीं होती और मनमानापन करने वाली नहीं होती, तो शायद आज बहुत सारी भारतीय भाषाएं जो मिट गई उनका हश्र बाकी भाषाओं का भी वही होता। इसलिए जीवंत भाषा वही है जिसमें ये गुण होते हैं। ये गुण होते हैं, इसके लिए अब उपाय क्या है? क्योंकि वो व्याकरण के नियमों को तोड़ती है, क्या किया जाए? वो मनमानापन करती है, वो परिवर्तनशील बहुत जल्दी है, जल्दी से बदल जाती है। आपने देखा होगा, जैसा मैंने कहा कि अगर पानी कोस कोस पर अलग स्वाद देता है,
तो 4 कोस पर भाषा और वाणी भी अलग स्वरूप ग्रहण कर लेती है। माने या न माने, भाषा प्रमाणिक वही है। व्याकरण के नियमों को अपनी जगह देखा जाना आवश्यक है ही, लेकिन असल में समाज सापेक्ष जो स्वरूप है भाषा का वही है। जिस समाज में भाषा जिस रूप में प्रयोग में लाई जाती है, उसका मानक स्वरूप वही समाज निर्धारित करता है। बहरहाल अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े। भारतीय भाषाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें देखा कि लगभग 87.88% जो देश का रेवेन्यू है वो भारतीय भाषाओं के बीच में संवाद से आता है। कैसे? क्योंकि व्यापार और विनिमय की कोई ना कोई भाषा तो रही होगी। पूरे देश में अगर आप देखें तो व्यापार विनिमय की अपनी ही विशिष्ट भाषा होती है। वह चाहे हिंदी भाषी प्रदेश हो, आप थोड़ा सा शेयर मार्केट में देखिए, आप थोड़ा सा करियाना मार्केट में देखिए, वहां जाकर के भाषा का स्वरूप अलग ही होता है। तो ऐसे ही देश भर के जितने बड़े व्यापारिक केंद्र हैं, उन सब केंद्रों की, बाजारों की अपनी भाषा है, स्थानीय भाषा है। तो ये बड़ा ही मुझे स्टार्टलिंग, बड़ा ही एक अचंभे में डालने वाला डेटा या सूचना मिली कि भाई लगभग 88% जो रेवेन्यू है वो भारतीय भाषा में संवाद के माध्यम से आता है, अंग्रेजी के माध्यम से नहीं आता है। तो इसलिए भारतीय भाषाओं को जानना परखना बहुत आवश्यक है। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं आभारी हूँ भानु प्रताप सिंह जी का और उनके सहयोगी डॉक्टर नूरुल हसन का और तेजपाल जी का और हमारे नए साथी श्वेता जी ने जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया। आप सभी का क्या आपने इस विषय पे सोचा कि भारतीय भाषाओं का उत्सव मनाया जाए और उस उत्सव में प्रौद्योगिकी, भारतीय भाषाओं की जो प्रोत्साहन के संदर्भ में क्या भूमिका है उस पर चर्चा की जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आधारभूत चर्चा की, ये मुझे इसलिए आवश्यक लगी कि हम भाषा को बड़े हल्के में ले लेते हैं। कई बार हम ये अनुभव ही नहीं कर पाते कि अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो हमारी क्या पहचान होती, हमारे समाज की पहचान क्या होती, हमारे देश की पहचान क्या होती। अगर हमारे देश की पहचान है तो उसके पीछे संस्कृत भाषा की एक बड़ी विशाल भूमिका है। विश्व साहित्य का अभिन्न अंग रामायण और महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित सागर, अभिज्ञान शाकुंतलम और वैदिक साहित्य जैसे जो विश्व साहित्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं, उनके बिना शायद विश्व साहित्य में हमारी उपस्थिति नहीं होती। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि भाषाओं की न केवल भूमिका बड़ी अहम है, बल्कि अपनी भाषाओं की भूमिका उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें उसे जरूर पहचानना चाहिए। और हमें ये मानना चाहिए कि जिस समाज, जिस व्यक्ति, जिस देश की अपनी भाषा नहीं होती, उसकी कोई जुबान नहीं होती, उसकी अपनी कोई वाणी नहीं होती, उसे मूक और वाचाल हीन कहा जाता है। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास संस्कृत भाषा का गौरवशाली इतिहास है और उस संस्कृत भाषा से समुन्नत जो उसकी बहुत सारी सहोदर सिबलिंग भाषाएं आज भी हैं, वे हमारे इस संस्कृति सभ्यता को आगे ले जा रही हैं और उसे संरक्षित रखती हैं। भारत की अगर बात की जाए तो 4 भाषा परिवारों की भाषाएं हम प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आर्य भाषा परिवार की भाषाएं प्रमुखता से इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हम सिबलिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं, सहोदर भाषाएं कहते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं हैं, चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो परिवार है उसकी भी कुछ भाषाएं, खास तौर पे जो हमारे कुछ झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो आंचलिक हिस्से हैं वहाँ बोली जाती हैं। तो बड़ा ही एक विस्तृत आयाम है भाषाई परिदृश्य का। किसी दूसरे देश में शायद इतनी बड़ी विविधता मुझे नहीं लगता कि है। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि भारत जो है वो न केवल द्विभाषिकता की स्थिति वाला एक राष्ट्र है, बल्कि बहुभाषिकता वाला एक राष्ट्र है, जिसमें बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म आपको हर कदम पे,
हर हिस्से पे, हर कण कण पे दिखाई देगा। तो भारतीय भाषाओं की संक्षिप्त चर्चा तो अभी हमने की कि संविधान के 8वें अनुसूची में है सो है, लेकिन जितनी भी बाकी भाषाएं हैं, जैसा कि जन भाषा सर्वेक्षण में सामने है कि लगभग 740 भाषाओं का डॉक्यूमेंटेशन, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि ये करीब 58 खंडों में प्रकाशित है। एक बड़े प्रकाशक समूह ने इनका प्रकाशन किया है और ये बाजार में उपलब्ध है। तो इसलिए ये जिसको हम कहते हैं ना ऑन रिकॉर्ड है, इनके लिए प्रमाण मौजूद हैं कि आज भी लगभग 740 भाषाएं प्रयोग में है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी एक बड़ी विशाल भाषिक संपदा हमारे पास है। असल में जब हम एक भाषा की बात करते हैं तो कभी कभी उसमें एलिनेशन या उसमें एक अलगाव का भाव पैदा होता दिखाई देता है। इसलिए हमें शायद स्वभाषा और निज भाषा के साथ साथ हमारी भाषाओं की चर्चा करना अधिक संगत प्रतीत होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्यों? इसलिए क्यों भारतीय भाषाओं की चर्चा करना आवश्यक है? इसलिए कि जब हम राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एक तरह से एक बड़े राष्ट्र को एक समूह के रूप में देखने की कल्पना करते हैं, तो हमें जो एकता में अनेकता की बात हम करते हैं, तो अनेकता में एकता की बात भी होती है। तो एक तरह का ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है कि जहां हम एक में बहुतों को देखने की जो हमारी वैदिक परंपरा है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं लेकिन मैं बहुत हो जाऊं, ये मेरी कामना है। तो जहां बहुलता है उसमें भी एकता है, और इस एकता के पीछे भारतीय भाषाएं हैं, क्योंकि सभी भाषाओं का उत्स या स्रोत एक है। उन सभी की जो एक अजस्र धारा जो उन्हें प्रेरित, पल्लवित, पुष्पित करती है, वो एक है। इसलिए ये सभी सहोदर भाषाएं हैं, सिबलिंग्स हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि भारतीय भाषाओं के बीच में संवाद हमेशा स्थापित हो ही जाता है। वे द्रविड़ भाषा परिवार की हों, चीनी तिब्बती परिवार की हों, तिब्बती बर्मी परिवार की हों, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सूत्र मिल जाते हैं जो उन्हें बांधे रखते हैं। तो जो बांधने वाला जो एक तंतु है, ये भारतीय भाषाओं के बीच है। तो कहने का भाव ये है कि भारतीय भाषाएं व्यक्ति और समाज को जोड़ती हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ता को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान का आदान प्रदान तभी होगा जब हम हिंदी केवल उस भूमिका को संपन्न नहीं कर पाएगी जिस भूमिका को सभी भाषाएं मिल करके हिंदी की प्रेरणा, हिंदी के आधार को लेकर के आपस में एक तरह से अखंडता का माहौल बनाए, सौहार्द का माहौल बनाए, और एक ज्ञानात्मक जो परिवेश है उसको, क्योंकि भाषाएं जो हैं वही ज्ञान की वाहक होती हैं। मुझे नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में जितनी भाषाएं हैं उनमें खेती की परंपराएं क्या है। हिंदी में वो नहीं मिलेंगी जब तक मैं छत्तीसगढ़ की, झारखंड की या उत्तर पूर्व की भाषाओं को नहीं समझूंगा। तो वहाँ खेती की क्या परंपराएं हैं, बाजार हाट की क्या कल्पना है, लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चिंतन करते हैं, ये मैं तभी जान पाऊंगा जब मैं उस क्षेत्र की भाषा को जानूंगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब हम एक राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उसके बीच में हमारी भाषाओं की जो भूमिका है वो बड़ी अहम हो जाती है। तो ये सारी चीजें, सारा जो मैं चाहता था कि मैं एक आधार आपके सामने रखूं, तो उस दृष्टि से मैंने इस पर चर्चा की कि आखिरकार भाषा की भूमिका क्या है, क्यों भाषा आवश्यक है, भारतीय भाषाओं की परिकल्पना और भारतीय भाषाओं का होना क्यों आवश्यक है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है भारतीय भाषाओं का होना, और फिर उनकी भूमिका क्या है इस राष्ट्र को अखंडता और एकता प्रदान करने के पीछे क्या भूमिका है, और वो हमें देती क्या है, ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि अगर राष्ट्र के रूप में हम एक सशक्त राष्ट्र बनना चाहते हैं तो उसमें हमारी जो भाषाएं हैं जिनको हम भारतीय भाषाएं कहते हैं, मैं फिर यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम केवल उन्हीं तक सीमित ना रहें जो संविधान सम्मत 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा जितनी भी भाषाएं हमारे इस भारत भू प्रदेश में बोली जाती हैं वे सभी हमारी अपनी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, और उनका सम्मान, उनका संवर्धन, उनको आगे आने का मौका देना हम सबका एक दायित्व है। थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या है? असल में टेक्नोलॉजी
को परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कभी कभी ये दोनों शब्द इकट्ठे इस्तेमाल में आते हैं और कभी कभी दोनों को हम अलग करते हैं। तो अगर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन दोनों के बीच में अगर विभेद किया जाए तो असल में विज्ञान जो है वो एक तरह का सार्वभौम ज्ञान है, यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन या नॉलेज। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है ये उसकी सार्वभौमिकता है, उसके जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, ये उनका ज्ञान है। यानी टेक्नोलॉजी जो है वो ये बताती है कि जो सार्वभौम वैज्ञानिक नियम है वो कैसे काम करते हैं और वे किस किस तरह से प्रैग्मेटिक्स में या दूसरे जो कलात्मक जो संसार है उसमें कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो एक व्यावसायिक और कलात्मक परिवेश में विज्ञान की संकल्पनाओं का प्रयोग कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया का बखान जो है वो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी करती है। प्रौद्योगिकी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रकर्षता प्रदान करना इस शब्द का निहितार्थ है, लेकिन ये अपने शब्द से, अपने शाब्दिक अर्थ से काफी विचलित हो गया है और आज एक तरह का हाउस होल्ड या हर घर में, हर क्षण में, हर गतिविधि के साथ इसका प्रयोग होता है। इसलिए थोड़ा सा ये अपने मौलिक अर्थ से थोड़ा विचलित हो गया है। बहरहाल हमारा उद्देश्य इसकी एटिमोलॉजी को जानना तो नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं के संदर्भ में इसकी क्या भूमिका है ये जानना बड़ा आवश्यक है। एक शब्द मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। ये भाषा प्रौद्योगिकी क्या है, क्योंकि इसी से जब हम भाषा प्रौद्योगिकी की चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम भारतीय भाषाओं को, उसी भाषा से मेरा अभिप्राय भारतीय भाषाएं ही है। भाषा कहने का मेरा तात्पर्य भारतीय भाषाएं हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा मैं अपने आप को भी इसमें सम्मिलित करता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमने हिंदी और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हमने और क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक प्रयोग किया, लेकिन उतनी गंभीरता से अभी तक भारतीय भाषाओं के संदर्भ में या भाषा को प्रोन्नत करने के संदर्भ में शायद उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज बहुत बड़े बड़े संस्थान इस दिशा में बहुत बड़ा महत् कार्य कर रहे हैं। उनका मैं जिक्र करूंगा, ऑफ कोर्स थोड़ा संक्षेप में बात करूंगा। असल में जब हम भाषा प्रौद्योगिकी, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कोई लोग समझते हैं कि एक बहुत ही क्लिष्ट संकल्पना होगी, लेकिन शायद इतनी क्लिष्ट संकल्पना ये नहीं है। ये भाषा संसाधन की प्रक्रिया है, भाषा को समझने की एक चेष्टा है। कंप्यूटर के माध्यम से जब हम भाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि एक भाषा प्रौद्योगिकी का जो इसमें संदर्भ आ गया है। हम क्या करते हैं, हम भाषा के जो अलग अलग अवयव हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी ने ये कहा कि भाई भाषा प्रौद्योगिकी को अगर सरलता से समझना है तो असल में भाषा प्रौद्योगिकी का अभिप्राय है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। डेटा प्रोसेसिंग तो हम नहीं करेंगे, वो तो जहां डेटा का इस्तेमाल होता है वहां उसका प्रयोग होता है। भाषा के संदर्भ में जब हम भाषा प्रौद्योगिकी की चर्चा करते हैं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मूल रूप में हम वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ही कर रहे होते हैं। यानी हम भाषा की जो एक संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। तो खुशी की बात यह है कि इस दिशा में बहुत काम हुआ है। भाषा की जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं उनको जानने की कोशिश हुई है। बड़े बड़े शब्दकोश, डिक्शनरीज बनी हैं। बहुत सारी ऑनलाइन डिक्शनरीज आज हमारे पास हैं। करीब, मैं अपनी जानकारी के अनुसार कह सकता हूं कि करीब 15-16 तो बड़ी और बृहद आकार की जो ऑनलाइन डिक्शनरीज हमारे पास हैं, जिसमें न केवल हिंदी अंग्रेजी की सुविधा प्राप्त है, बल्कि उसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं की भी वे डिक्शनरीज हैं और उनमें
भारतीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो सिंधी की है, उड़िया की है, मराठी की है, पंजाबी की है। तो इन सभी भाषाओं की डिक्शनरीज हैं, शब्दकोश हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी के लिए पैरेलल या एक समांतर जो आपको विकल्प देते हैं। तो एक तो काम ये बड़ा हुआ। दूसरा बड़ा काम जो खास तौर पे भारतीय भाषाओं को समझने और उन्हें प्रोन्नत करने के संदर्भ में हुआ है, वो है ट्रांसलेशन टूल्स के तौर पे टेक्नोलॉजी का उपयोग। आपने देखा होगा कि गूगल ट्रांसलेट है या माइक्रोसॉफ्ट 364 है या और बहुत सारे आज ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ऑनलाइन ट्रांसलेशन की सुविधा प्रदान करते हैं, और कुछ तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ऑफलाइन हमें ये सुविधा भी प्रदान करते हैं। एक बड़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विकास भाषा के संदर्भ में हुआ है, और जिसमें खास तौर पर जो कुछ जो निजी व्यावसायिक समूह हैं उन्होंने, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जिसमें बड़ी व्यापक भूमिका है, जिसमें सीडैक की भूमिका है, जिसमें IIT कानपुर के जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं या जो कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इन्होंने यूनिवर्सल इनकोडिंग फॉन्ट इंटरफेस डेवलप किया है, जिसको हम यूनिकोड कहते हैं। यूनिकोड एक ऐसी एक व्यवस्था हमारे सामने है कि जिसमें हम किसी भी भाषा में एक ऐसा फॉन्ट विकसित हुआ है कि जिसको हम कहीं पर भी ले जाएं, और भारतीय भाषाओं के लिए ये उपलब्ध है। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो ये एक तरह का इंटरफेस है जो भारतीय भाषाओं को आगे लाने में यूनिवर्सल इनकोडिंग है इसकी। तो ये किसी भी भाषा में इसको आप अंतरित कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई विकार इसको अंतरण के समय या अंतरित करने पर नहीं आता। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, जो हमारा जो कीबोर्ड होता था, सबसे पहले बड़ी समस्या ये थी कि हम इनपुट कैसे दें कंप्यूटर को। भारतीय भाषा में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं, देवनागरी में लिखना चाहते हैं, उड़िया में लिखना चाहते हैं, या किसी दूसरी स्क्रिप्ट या जो लिपि है उसमें अगर हम अपने कंप्यूटर को संसाधन के लिए एक इनपुट देना चाहते हैं, तो वो कैसे दें। तो उसके लिए जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ जो फोनेटिक जो कीबोर्ड है उसको भी विकसित किया गया है। तो कुछ मामलों में वो भी काफ़ी सहायक है भाषाओं को उनके वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के सिलसिले में। मैं थोड़ा सा चीज़ रखना चाहता हूँ आपके सामने कि अभी हाल ही में कुछ बड़े विश्वविद्यालय में, जैसे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और कुछ जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद और कुछ दूसरे संस्थानों के माध्यम से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ सीडैक पुणे और सीडैक नोएडा, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के सहयोग से जो TDIL है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, एक बहुत बड़ा काम एक सभी ने मिल करके किया है। वो है विश्वकोश, भारतीय भाषाओं का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये तैयार किया गया है। और इसके तैयार करने पर भारतीय भाषाओं का वैश्विक, उनकी जो वैश्विक पहुंच है, जो ग्लोबल रीच है, वो हुई है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं थोड़ा सा फिर इस मूल विषय से थोड़ा डेविएट करूंगा। वो इसलिए कि आज हम भारतीय भाषाओं पर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में इतनी गंभीर चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसकी दो वजह है। एक वजह तो यह है कि जब जीवन के हर क्षेत्र में हमने टेक्नोलॉजी को स्थान दिया है, उसको अप्लाई किया है, उसका अनुप्रयोग किया है, तो भाषाओं के सिलसिले में ये क्यों नहीं हुआ। तो एक तो मैंने जैसे कहा कि थोड़ी सी चूक शायद रही है कि लंबे अरसे तक हमने इस विषय को उपेक्षित रखा। पर बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है,
उसमें इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया। गंभीरता से विचार इसलिए किया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, कम से कम 5वीं तक और अगर हो सके तो 8वीं तक की जो शिक्षा है, वो व्यक्ति को अपनी जो है उसकी मातृभाषा में दी जानी है। अब मातृभाषा में तो हमारे पास सारी की सारी शिक्षण सामग्री नहीं है। अगर शिक्षण सामग्री नहीं है तो फिर क्या उपाय है? तो फिर किसी ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए, किसी ऐसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए जो हमें पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ जो हमारी वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन सामग्री है उसे हमारी मातृभाषा में उपलब्ध कराए। एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक इंटरफेस या जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था का जो जिम्मा है वो वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को और उन लोगों को दिया गया जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, भाषा विशेषज्ञ हैं, प्रौद्योगिकी के जानकार हैं, कि वे ऐसा इंटरफेस तैयार करें कि जितनी भी जानकारी है, जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, वो सभी मातृभाषाओं में उपलब्ध हों। तो इसमें बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है और फिलहाल ये निर्णय लिया गया कि अगर पाठ्य पुस्तकें नहीं भी उपलब्ध होती हैं और जिस भी भाषा में उनको सहज लगती हैं उसमें अगर उपलब्ध हैं, लेकिन जो क्लासरूम की कक्षागत जो इंटरेक्शन है, जो संवाद है, वो निश्चित रूप से छात्र की जो है वो मातृभाषा में होना चाहिए। होम लैंग्वेज या मदर टंग इसको कहा गया, इनमें होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय भाषाओं के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार ने, सरकार के द्वारा। और ये भी निर्णय लिया गया है कि जो मातृभाषाएं हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको समृद्ध और उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है वो प्रौद्योगिकी का एक बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी जो एक आज कंप्यूटर विज्ञान की या खास तौर पे जो एक सूचना तंत्र की जो एक महत्वपूर्ण प्रसाधन या संसाधन की प्रविधियां हैं, जिसको हम AI आज हम कहते हैं कि जी मेरा जो मोबाइल है इसमें 10 बार अगर मैं किसी साइट को खोलता हूं तो 11वीं बार सबसे पहले प्रेफरेंस में वही साइट खुल जाती है। जब मैं डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी, शब्दकोश जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई शब्द ढूंढता हूं तो अगली बार मुझे वही शब्द सबसे पहले नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे हमारे जो कंप्यूटर विशेषज्ञ का कहना है कि जो कंप्यूटर में हमने एक तरह की कृत्रिम बुद्धि का निर्माण किया है और वो गहनता से विचार करता है कि किस तरह का जो आदेश कंप्यूटर को एक से अधिक बार मिलता है तो उसको वो अपने स्मरण में सीमित समय के लिए, सीमित जो उसकी याददाश्त है उसके आधार पर रखे। एक बड़ा जो मैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की या टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन की, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय भाषाएं विश्व की सबसे अधिक एक तरह से जो है क्लिष्ट शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी भाषा है जिसमें संश्लिष्ट रचनाएं हैं, बहुत ही जटिल रचनाएं हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनका स्वरूप है। इसलिए उस स्वरूप को मशीन के अनुरूप को ढालना एकदम से संभव नहीं हो पाता। तो इसमें एक बड़ा जो मुद्दा आता है वो है NLP का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। तो NLP को जब अभी हाल फिलहाल में, खास तौर पे जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ बड़े संस्थान इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने डीप लर्निंग या जिसको हम कहते हैं कि डीप मशीन एनालिसिस के माध्यम से ये कोशिश की है कि जो भारतीय भाषाओं के बीच में सिंटैक्स को लेकर के दिक्कत है, वाक्य संरचना को लेकर के दिक्कत है, उसको किस तरह से समझा जाए और उसके जो निदान सामने रखे जाए। तो एक बड़ी अगर आप कुल मिलाकर के पूरे परिदृश्य को देखें जिसमें कि TDIL अपना काम कर रहा है, बहुत सारे जो भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी यानी IITs हैं वही काम कर रहे हैं, बड़े विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा अच्छा परिदृश्य हमारे सामने है और आशा है कि भारतीय भाषाओं के बीच में इन जो सहयोग के कदम हैं, प्रयास हैं, इनसे
न केवल समन्वय होगा बल्कि ज्ञान का निर्बाध आदान प्रदान भी होगा। और हमारे पास ऐसी कंप्यूटर की सुविधा होगी कि जिसको हम एक बटन दबाते ही किसी भी भाषा में दूसरी भाषा की जानकारी या ज्ञान उपलब्ध होगा। एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर अभी हाल ही में आया है, उसका नाम है लीला, लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम चूंकि सभी भाषा को नहीं जान पाते, इसलिए सीमित समय में अपनी सीमित योग्यता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे दूसरी भाषा को जान सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम भाषा शिक्षण भी कर सकते हैं। असल में भाषा प्रौद्योगिकी का जो सबसे मूल काम था वो भाषा शिक्षण भी था। क्लासरूम टीचिंग में जब हम सेकंड लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, जिसको अन्य भाषा शिक्षण कहते हैं, तो उसमें भाषा प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका थी। तो अन्य भाषा शिक्षण प्रारंभ में केवल क्लासरूम टीचिंग तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे भारतीय भाषाओं के व्यापक पैमाने पर जो एक बड़ा कैनवस है भारतीय भाषाओं का, उस पर भी इसको लागू किया गया है। तो TDIL ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडियन लैंग्वेजेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का एक विभाग है, एक बड़ा उद्यम है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर दिया है। और ये सॉफ्टवेयर जो है ये एक एडिटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जो वर्तनी शोधक स्पेल चेकर पहले से डेवलप हुए हैं कुछ भाषाओं के लिए, खासतौर पर देवनागरी के संदर्भ में, लेकिन भारतीय भाषाओं के सिलसिले में भी स्पेल चेकर या वर्तनी शोधक आ रहे हैं। इसी तरह बहुभाषक एक नया सॉफ्टवेयर हमारे सामने आया है, भाषा मंदाकिनी, खासतौर पर संस्कृत और भारतीय भाषाओं के बीच में जो एक जो जननी और पुत्रियों का जो संबंध है, उसको ये बताता है कि किस तरह से कौन सी धातु कहाँ से आई, कौन सी रूट आई, उसमें क्या प्रत्यय लगाने से क्या अर्थ उसका निकलता है। इस तरह की व्यवस्था समझ जो है ये भाषा मंदाकिनी हमें देता है। और असल में ये संस्कृत और भारतीय भाषाओं के बीच में संबंध स्थापित करने के साथ साथ भारतीय भाषाओं की जो वाक्य संरचना है उसको भी सरलता से समझने में मदद करता है। तो ऐसे भाषा वाहिनी या संस्कृत संसाधनी जैसे भी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, और ये सब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण काम करेंगे। तो जैसा मैंने ये कहा कि अभी डाटा बेस फॉर इंडियन लैंग्वेजेस आइडेंटिफिकेशन, भारतीय भाषाओं को हम कंप्यूटर में एक तरह से कॉर्पोरा, एक बड़ा बैंक बना करके कैसे संरक्षित रख सकते हैं, इस पर भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। और ख़ासतौर पे IIITH हैदराबाद में इस पे काम हो रहा है, जो डेटाबेस बना रहे हैं और जिसमें भारतीय भाषाओं की जो एक पहचान है, उनके जो ग्रामेटिकल ट्रेट्स हैं, अभिलक्षण हैं, उनके आधार पर उनको कॉर्पोरा में स्थान दिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले समय में विश्व की जो भाषा है उनके साथ भारतीय भाषाओं को जोड़ने में बड़ा मददगार होगा। तो मुझे लगता है कि मैं लगभग अपने समय तक तो पहुंच ही गया हूँ। मैं ये ध्यान रखना चाहता था कि मैं कहीं आगे ना बढ़ जाऊं, तो अगर आपकी अनुमति हो तो 1-2 मिनट और ले लें और फिर उसके बाद समापन कर लें। श्योर सर, श्योर जी। तो ये सारे जो असल में जितने काम हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो नाम सामने आया है कि आज हम भारतीय भाषाओं के जो एक की जो संपदा थी, वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि विश्वकोश के रूप में हमारे सामने आई है, और इसमें लगभग 6 लाख जो वाक्य हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 6 लाख वाक्यों में कितनी जानकारी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में आ गई होगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप की एक अद्वितीय रचना के रूप में सामने आएगा। और विश्व की जो दूसरी भाषाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि आज भी लगभग 5700 भाषाएं विश्व में बोली जाती हैं। और आपको शायद मैं ये बात साझा करना चाहूँगा
कि भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम लिंग्विस्टिक हॉटस्पॉट्स के नाम से जानते हैं, यानी वहाँ पर बड़े छोटे से प्रदेशों में या छोटे से देशों में बड़ी संख्या में भाषाएं हैं। खास तौर पे अगर आप पापुआ न्यू गिनी, जो एक छोटा सा हमारे किसी एक प्रदेश से भी आधा एक देश है, राष्ट्र है, वहाँ लगभग 334 भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर सबसे अधिक सघनता या घनत्व भाषा का है तो पापुआ न्यू गिनी में है। पर ये एक तरह से दुख का विषय ये है कि बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं, और उसके साथ साथ उनमें जो विशाल साहित्य, जानकारी और ज्ञान था वो भी लुप्त हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब हम टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को भाषा विकास में ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये हो रहा है कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। तो जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि विश्वकोश, शब्दकोश जहाँ एक सीमित शब्दों पर आधारित व्यवस्था है, वहाँ विश्वकोश जो है वो एक समग्र भाषा की दृष्टि, चाहे वे किसी भी भाषा के प्रति हो, उसको सामने लाता है। तो मुझे आशा है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो नॉलेज ट्रेडिशन है हमारी, जो ट्रेजर है, जो संपदा है, उसे संरक्षित करने में भी प्रौद्योगिकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, और खुशी की बात यह है कि इसमें न केवल सरकारी संस्थान बल्कि निजी संस्थान भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आज जिस तरह से प्रौद्योगिकी का प्रयोग जीवन के अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, वो भाषा के क्षेत्र में भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उन्होंने इस बात को, नीति में इस बात को एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। ये NEP 2020 के पृष्ठ 5 पर इस पर खास बल दिया गया है, और ये कहा गया है कि केवल सरकारी संस्थान का जो शैक्षिक प्रणालीगत ढांचा है उसमें ही नहीं, बल्कि जो व्यक्तिगत संस्थान है, निजी संस्थान है, उनमें भी भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाएगा, उस पर काम होगा। और मुझे आशा है कि आने वाले कुछ समय में भारतीय भाषाओं का एक और स्वरूप, उनके बीच में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन सुकर होगी, सरल होगी, और हम इस ज्ञान की व्यापक संपदा को संरक्षित और संवर्धित कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार मुझे समय देने के लिए। बहुत ही इस विषय पे बात करने की इच्छा थी, लेकिन बहुत सारी बातें रह गई हैं, फिर कभी मौका मिले तो करेंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो मुझे बहुत प्रिय है। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन अगर आपको लगा होगा कि कुछ पे और स्पष्टीकरण की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप चर्चा कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी पे आपकी कुछ राय हो तो कृपया आप बताएं, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन हो सके। बहुत बहुत आभार, खास तौर पे सिंह साहब आपका, नूरुल जी आपका, तेजपाल जी, और सभी हमारे क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के जितने हमारे सहयोगी साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। आपने एक उत्कृष्ट और विस्तृत जानकारी से भरपूर व्याख्यान दिया है भारतीय भाषाओं के बारे में, जिसमें उसके पूरे इतिहास से लेकर और वर्तमान में स्थिति के बारे में बताया। और आशा है कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। इससे पहले कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर सविता को बुलाऊं, मैं डॉक्टर भानु जी से कहना चाहूँगा कि वो अपने कुछ विचार इस बारे में प्रस्तुत करें, और उसके बाद जो है डॉक्टर सविता जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर नूरुल जी। एक्चुअली एक अभिभूत हो गए थे हम, क्योंकि इतना सार गर्भित, इतना ज्ञानवर्धक और इतना चारों तरफ से जो जानकारी इकट्ठा करके, जिसको कहते हैं गागर में सागर जैसा व्याख्यान सुनने के बाद मुझे कुछ कहने में बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं क्या कहूं। लेकिन सर, आपके जो बहुत सारी जानकारी हमको दी, विशेषकर जैसे बहुत सारे आपने पोर्टल्स के बारे में बताया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की
क्या इसमें प्राथमिकताएं हैं और किस तरह से हमारी भाषा का विकास हुआ, किस तरह से हमारी भाषा, हमारी बोली हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए उपयोगी है, या हम कहें कि हमारे खुद के लिए कितनी उपयोगी है हमारी भाषा या हमारी बोली। मुझे याद है कि कुछ समय पहले हम लोग अपने आप को रोक के रखते थे कि नहीं, प्रौद्योगिकी केवल और केवल अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब समय बहुत बदल चुका है और हमारी खुद की भाषाओं में, अगर हम इग्नू की बात करें तो लगभग 8 भाषाओं में हमारे कुछ अध्ययन सामग्री, कुछ वीडियोज़, ये सारे ट्रांसलेट हो चुके हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। यानी कि एक जो मिथ था कि नहीं, प्रौद्योगिकी केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम से सीखी जा सकती है, उसको, और उस पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रिकमेंडेशंस हैं या उनकी जो अपेक्षाएं हैं, अगर हम वो सारी की सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षाएं अगर पूरी हो जाती हैं तो हम एक सुदृढ़ और सुविकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग विकसित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद सर, और निसंदेह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जुड़ते रहे हैं, आगे भी ये ऐसे कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। और हमें आई टेक फुल लिबर्टी की जैसे जब भी कभी हम आपको आमंत्रित करते हैं तो आप बिना समय गंवाए सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आशा है कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू सर। जी जी जी, बिल्कुल, अवश्य। डॉक्टर सविता हैं? डॉक्टर सविता? जी सर। हाँ, आप धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें कृपया करके। डॉक्टर साहब का जी, सबसे पहले तो आज के हमारे प्रोग्राम के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे जगदीश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें भारतीय भाषाओं के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। एक किस तरह से एनसाइक्लोपीडिया भी बना दिया गया है, और एक तरह से हमारी जो भाषाएं हैं, अगर हम माने तो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं। एक तरह से हमारा देश जो है भाषाओं के रूप में एक बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, इतनी विविधताएं हैं हमारे यहाँ पे भाषाओं की, और उसी हिसाब से भाषाओं के साथ साथ उनकी जो हमारी सब लैंग्वेजेस हैं जिनको बोली कहा जाता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में जो है। जैसे कहा भी है कि कोस कोस पर पानी बदलता है तो 10 कोस पे पानी कोस कोस पे पानी बदलता है तो 10 कोस पे पानी बदल जाती है। तो इस तरह की जो हमारी चीज़ें हैं, एक देश अगर हम करें और एक प्रदेश की बात करें, तो अगर हम छोटा सा प्रदेश में भी करें तो थोड़ी सी दूर जाते ही हमें भाषाओं में अलग अलग टच मिलता है। चाहे वो हम पंजाब को ले लें, चाहे वो बिहार को ले लें, चाहे यूपी को ले लें, अलग अलग तरह की बोलियां हैं। अवधी है हमारे पास, इसी तरह से बिहार में भी अगर हम करें तो वहाँ पे भी अलग अलग तरह की बोलियां पाई जाती हैं। हिमाचल में अलग कई तरह की बोलियां हैं। तो इस तरह से भाषाओं के बारे में अगर हम कहें तो हमारा देश बहुत ही संपन्न है। शब्दकोश भी हमारे देश में जो है बोलियों का, जैसे आपने बताया, भी इतने लाखों शब्दों के साथ जो है हमारे शब्दकोश बनाया गया है। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक गर्व की बात है कि हमारे देश में इतनी अच्छी भाषाएं हैं। और अब इस तरह से हमारे भाषाओं में टेक्नोलॉजी का भी जो है हम यूज़ करने लग गए हैं। हमारे अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें या अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें भी हमारे जो है अब हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमें सब चीज़ें जो है मिलने लग गई हैं। यहाँ तक कि गूगल ने भी अब जो है इस तरह पे काम करना शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें जो जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी वो अलग अलग तरह से उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं, पर जो अब छूट भी गई हैं उनमें भी जो है वो कार्य करने के लिए गूगल भी जो कर रहा है। तो ये एक तरह से हमारी भाषाओं की ही एनरिचमेंट है, जिससे हमारे को जो है इतना ज़्यादा जो है हमारे को दूसरे जो टेक्नोलॉजी संपन्न जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी हमें महत्व दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, हमें भी खुद अपने भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि अभी इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा सर ने भी अभी बताया, जगदीश सर ने, कि NEP 2020 में भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि हमारी किस तरह से जो हमारी भाषाएं हैं वो कहीं उनका महत्व हम बच्चे भी हमारे जो है खो रहे थे, क्योंकि हम इंग्लिश और उन सब चीज़ों में ही ज़्यादा अपने आप को कर रहे थे। तो आज जो हमारे यहाँ पे अब NEP 2020 ने मातृभाषा के लिए जो काम शुरू किया है, उसमें भी हमारी जो
शिक्षा नीति है ये बहुत योगदान देगी, और इसी पे हम इग्नू में भी हमारा काम चल रहा है। जैसा कि काफ़ी हम लैंग्वेजेस में कोर्सेज जो हैं, अब रीजनल सेंटर्स को भी ये दायित्व दिया गया है कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्सेज को डेवलप करें, उनको जो है किया जा रहा है। हम पैनल पे हम अपने काफ़ी जो है लोगों को ले रहे हैं जो वो विविध भाषाओं में हमारे देश की उनको कर सकें, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मातृभाषा में ही पढ़ना चाहते हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग, उनको भी ये लाभ इग्नू भी दे सके, क्योंकि उनको क्षेत्रीय जो यूनिवर्सिटियां हैं वो अपनी अपनी भाषा में दे रही हैं। जैसे पंजाब में अगर पंजाबी का होता है तो, पर हमारे यहाँ पे अभी काफ़ी कोर्सेज नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जब उनको भी उनकी मातृभाषा में हम शिक्षा देंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके हमारे देशों में भी बढ़ेगा, और इस तरह से हम GR में भी जो है हम अपना योगदान दे पाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ पाए अगर रेगुलर से, तो वो डिस्टेंस से भी पढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आज दी है, और हम बहुत कृतज्ञ हैं आपसे कि भी आपने हमें ये इतनी बहुमूल्य जानकारी दी और अपना समय दिया। और श्वेता जी आज हमारे बीच में ज्वाइन की हैं, तो मैं उनका भी यहाँ के लोकल ऑफिस की तरफ से भी स्वागत करती हूँ कि वो आज हमारे परिवार में शामिल हुई हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी, और सर का, भानु सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा सेशन उन्होंने ऑर्गेनाइज करा है हम सब के लिए। हम सब रीजनल सेंटर के जो भी स्टाफ हैं उन सभी का भी इस सेशन में शामिल होने के लिए, वेबिनार में शामिल होने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। शुभकामनाएं। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।